नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार शर्मा पीएस साइंस हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन ने काफ़ी सारे वीडियो बना दिए बोर्ड के एग्जाम को माइंड में रखते हुए, और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक अपने दिए। और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा सा मैं रिविजन करवा देता हूँ कि लास्ट की क्लास में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट की क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कैसे उसमें बेंडिंग होते हैं, कैसे उसकी रेट डिफाइंड होती है, और डेंसर से रेयर में मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी लास्ट की वीडियो के अंदर, और मीडियम के बारे में भी डिस्कस किया था। अब आज जो पढ़ने वाले थे वो आज के वीडियो में क्या था कि आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन के लॉ क्या है, और उनसे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलते प्यारे बच्चों, अपन ना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जनरली कितने टाइप के होते हैं? दो ही टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो सेम एज इट इज रिफ्लेक्शन का ही होगा। जैसे डायग्राम बनाते हैं कि ये अपना क्या है, बाउंड्री लाइन है मीडियम की, और ये अपना क्या है, नॉर्मल है, और इस नॉर्मल से रे ऐसे आती है, और ये इसकी ओरिजिनल पाथ लाइन है, और ये मान लो ऐसे बेंड हो जाती है। तो ये एंगल क्या बन गया, आई बन गया, और ये एंगल क्या बन गया, आर। और ये अपना क्या था, नॉर्मल, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब जब मीडियम फर्स्ट और सेकंड में वो पास होती है तो वो बेंड हो जाती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, और वहां जब पास होती है वो बेंड हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये सारी चीजें अपन ने क्लियर कर ली। अब अपन फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं जो रिफ्लेक्शन के सेम एज इट इज होता है, कि इसमें जो इंसिडेंट रे है, और नॉर्मल है, और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये अपनी इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये अपना प्लेन हो गया। इसी प्लेन के अंदर ये लाई करते हैं तीनों की तीनों। तो इसमें यही होगा फर्स्ट लॉ, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, लाई ऑन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में उपस्थित होते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? ये फर्स्ट लॉ था। अब जो सेकंड लॉ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन हम उसको इजी बना देंगे। आपको एक छोटी सी ट्रिक में वो समझ में आ जाएगा। अब सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि हम इसमें क्या लेते हैं, दोनों मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड का रेशियो लेते हैं। लाइट की स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, उसका क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, और दोनों मीडियम में लेते हैं, फर्स्ट मीडियम में और सेकंड मीडियम में। अब यहां जो अपन लाइट की स्पीड लेते हैं वो साइन वेव की फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? साइन वेव की फॉर्म में। अब लाइट कहां जा रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। तो फर्स्ट के अंदर साइन वेव का एंगल अपन क्या लेंगे, आई लेंगे, और सेकंड मीडियम में साइन वेव का एंगल क्या लेंगे, आर लेंगे, और इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो अपन बनाते हैं क्या कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। यानी साइन ले लिया अपन ने, किसका लिया, इंसिडेंट एंगल का, फिर किसका लिया, साइन अपन ने ले लिया रिफ्रैक्टेड रे का। ये किसके होता है, इज इक्वल टू द कांस्टेंट। किसके इक्वल होता है, एक कांस्टेंट के। तो हमने कांस्टेंट ले लिया ये म्यू, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको म्यू बोलते हैं। क्लियर है? ये अपन ने निकाल लिया। और इसी ये जो रूल दिया था वो किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कई बार इस ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि स्नेल लॉ किसको बोलते हैं, कौन सा लॉ जो है स्नेल लॉ कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, या स्टेटमेंट ड्राइव करवा लेता है 1 नंबर में 2 नंबर में, स्नेल लॉ आप स्टेट करो। तो स्टेट अपन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू द कांस्टेंट। ये स्नेल लॉ है, ये इसका एक फॉर्मूला हो गया।
क्लियर प्यारे बच्चों, ये जनरल फॉर्मूला है, ये स्टेटमेंट है साइन का, यानी स्नेल लॉ का स्टेटमेंट है। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ ये क्या है, म्यू है, म्यू यहाँ क्या लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं अच्छे से, बढ़िया तरीके से। तो यहां लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एक्चुअल में, कि ये भी एक, अभी अपन ने समझा था कि साइन आई क्या है, वेव है, और इंसिडेंट एंगल के साथ लिया, और ये स्पीड बताती है मीडियम फर्स्ट में, और साइन क्या है, एक वेव है जो रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ है, और ये भी स्पीड बताती है, और उस वो कांस्टेंट के बराबर, वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो समझते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या होता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रेस्पेक्ट टू गिवन मीडियम, यानी जो लाइट का रेशियो है, रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम और गिवन मीडियम, जैसे मान लो अपन को एयर दे दिया, तो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड v अपन ने ले लिया, किसमें, वैक्यूम में, तो v वैक्यूम हो गया, और किसके साथ, एयर के साथ अपन ने एग्जांपल ले लिया, तो स्पीड क्या हो गया, एयर। तो ये जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू के नोट आएगा। अब वैक्यूम में जो स्पीड है वो किससे डिनोट करते हैं, c से डिनोट करते हैं, और स्पीड जो है गिवन मीडियम उसको v से डिनोट कर देते हैं, और ये किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। इस फॉर्मूले को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि हमने किसके रेस्पेक्ट में लिया, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, जो मीडियम है, गिवन मीडियम है, उसका रेशियो निकाला है। तो जब हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, जब हम मीडियम का, किसी गिवन मीडियम का क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाया जाता है। अब यहाँ वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो किसने दी थी, रोमर ने दे दी थी, ठीक है, ये होगी वैक्यूम में। अब एयर के अंदर अपन कितनी स्पीड मानते हैं, लगभग इसी के बराबर ही मानते हैं, सेम एज इट इज। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, ऊपर भी उतना रखना पड़ेगा और नीचे भी क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपने पास, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम वैल्यू है, डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आने वाला, 1 आने वाला। तो यहाँ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को पता चला, किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में चल गया प्यारे बच्चों। तो हम जब भी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसी भी मीडियम का, तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों। अब जैसे बहुत सारे हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33, ठीक है, डायमंड का कितना होता है, 2.4 होता है, ग्लास का कितना होता है, 1.5 होता है। ऐसे काफी सारे जो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये किसका है, अपने पास वाटर, ठीक है, ये ग्लास का है और ये डायमंड का है। तो ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यदि ज्यादा है तो वो क्या बताएगा कि उसके अंदर लाइट की स्पीड उतनी ही कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड कम है, यानी वो डेंसर ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि वो डेंसर ज्यादा है। क्लियर प्यारे बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है, लाइट की, वैक्यूम में। अब नीचे वाले के अंदर स्पीड कम रहेगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आंसर ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ज्यादा आएगा आंसर, इसका मतलब स्पीड कम है, और स्पीड कब कम हो सकती है, जब वो डेंसर मीडियम होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब है कि उसके अंदर स्पीड जो है लाइट की वो कम रहने वाली है। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, आज अपने दोनों लॉ पढ़ लिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, ठीक है, और दोनों लॉ को अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लिया, कुछ एग्जांपल भी अपन ने दे दिए कि इनके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और फिर आपको उसका आंसर दिया जाएगा अच्छे तरीके से, नए वीडियो के अंदर या अलग से वीडियो बनाकर आपको सपोर्ट किया जाएगा। कोई भी बिना माइंड में कंफ्यूजन रखिए, बिना हेजिटेशन रखिए, आप कोई भी कंफ्यूजन जो है, आपको डाउट है, वो क्लियर कर सकते हैं कमेंट के साथ, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन जो है आपको नए वीडियो के अंदर सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं इसके आगे के टॉपिक के लिए कि आगे के टॉपिक जो हैं वो किस तरीके से सोल्व किए जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, अपन ने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, अब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन इन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन
in the rectangle glass slab, ठीक है। तो हम ये ग्लास स्लैब लेते हैं, इसमें लास्ट ईयर जो है बोर्ड की एग्जाम में फिजिक्स वाले पार्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे देखा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहां 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, क्यों होगा अभी एक्सप्लेन करता हूं। ऊपर अपन ने क्या ले लिया, एयर ले लिया, और ये क्या हो गया ग्लास, और फिर से यहां क्या आ गया, एयर आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये इसके अंदर क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहां अपन मान लो ये क्या लेते हैं, एक नॉर्मल बना देते हैं सरफेस पे, क्या बना देते हैं प्यारे बच्चों, नॉर्मल बना देते हैं। क्लियर है, और इस नॉर्मल से अपन ने क्या कर दी, एक इंसिडेंट रे देख ली। क्लियर है प्यारे बच्चों, और ये अपना इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल लाइन। अपन अज्यूम करते हैं कि हाँ ये ओरिजिनली में ऐसे जा रही थी, ठीक है, इस तरीके से ओरिजिनली ऐसे पास हो रही थी। अब जैसे ये लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो यहाँ बाउंड्री लाइन आएगी और मीडियम चेंज हो गया। अब मीडियम चेंज हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, ये लाइट ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी, बेंट। अब या तो इससे दूर भागेगी या इस नॉर्मल की तरफ भागेगी, वो डिपेंड किस पे करता है, मीडियम के ऊपर, कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। अब एयर क्या है यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या है यहाँ, डेंसर मीडियम है। क्या प्यारे बच्चों, डेंसर मीडियम। अब जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, तो ये नॉर्मल की तरफ अपन ने झुका दिया इसको, और ये एंगल क्या बन गया अपना आर। अब यहाँ फिर से मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ फिर से हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, और नॉर्मल बनाने के साथ अपन क्या करेंगे, अब यहाँ डेंसर मीडियम है और नीचे फिर से क्या आ गई, एयर आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। अब डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाती है, तो ये मान लो इसकी ओरिजिनल लाइन थी, ठीक है, इस रास्ते से आने वाली थी, लेकिन अब स्पीड बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, और नॉर्मल से दूर जाएगी तो ये इसका क्या हो जाएगा, आर, सेकंड आर हो जाएगा। ये आर फर्स्ट है तो ये आर, या इसको ई भी बोल सकते हैं, इमरजेंट एंगल भी बोल सकते हैं, और ये R2 मान लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये जब सेकंड टाइम इस ग्लास स्लैब से इमर्ज होके बाहर आएगी तो ये क्या बन जाएगी, इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस बोल सकते हैं, और ये इमरजेंट रे कहलाती है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब रेक्टेंगुलर ग्लास शेप में अपन क्रॉस चेक करें कि एक रियल में ऐसा सही हुआ या नहीं हुआ, तो अपन रियल में जब चेक करते हैं तो जो आने वाली रे है, जो इनिशियली जो रे डाली थी, इंसिडेंट रे जो अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इन दोनों के बीच में जो गैप है ये वाला हमेशा सेम ही रहता है निकलने के बाद, इमर्ज होने के बाद। तो यदि ऐसा फील हो रहा है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये अपना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर जो अपना रिफ्रैक्शन है वो एकदम करेक्ट है, एक्यूरेट है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहां कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हमेशा जो आई एंगल होता है वो इमरजेंट एंगल के बराबर ही होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, इमरजेंट एंगल के बराबर ही होता, दोनों एंगल सेम ही रहेंगे। क्लियर है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि आई जो एंगल है वो इमरजेंट एंगल के इक्वल ही रहेगा। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर अपन क्या कर लिया, रिफ्रैक्शन की स्टडी कर ली। ये लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर जो अभी 2025 में पेपर आया था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, विद रे डायग्राम आया था। तो अपन ने पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया अच्छे तरीके से, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको इंटरेस्ट आता है, चीजें सारी समझ में आती है, तो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनको आप कंटिन्यू देखें और लास्ट तक बने रहिए। ये आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, और आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो डालते हैं तो वो इसी से रिलेटेड होता है, इसी के आगे के पॉइंट होते हैं, तो आपको कंटिन्यू बना के रखें, कहीं भी डाउटफुल नहीं रहेगा। क्लियर प्यारे बच्चों। तो अपन ने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया इन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब प्यारे बच्चों अपन पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में। क्यों, क्योंकि लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन के ऊपर ही वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करता है, रिफ्रैक्शन के ऊपर ही वर्क करता है। अब लेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक अपन ने लिख लिया लेंस, कि लेंस क्या होता है। तो लेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि व्हेन एनक्लोज द ट्रांसपेरेंट enclose the
ट्रांसपेरेंट मीडियम into curved surfaces, into curved surfaces that form object is called lens. ठीक है प्यारे बच्चों, यानी हमने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को, किसको प्यारे बच्चों, ट्रांसपेरेंट मीडियम को हमने क्या किया है, एनक्लोज किया। एनक्लोज यानी पूरी तरीके से उसको 3D में बंद कर दिया। तो वो बनने वाला ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस। अब लेंस को बनाने के लिए हमें कितनी सरफेस लेनी पड़ेगी, 2 कर्व सरफेस लेनी पड़ेगी। और 2 कर्व सरफेसेज अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने मिरर बनाने के लिए अपन ने क्या किया, स्फीयर लिया था, और स्फीयर में एक पार्ट अपन ने कट के लिया गया था जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपरेचर बोलते हैं। लेकिन लेंस बनाने के लिए हमें 2 पार्ट लेने पड़ेंगे। तो एक पार्ट अपन ने ये कट कर लिया, दूसरा पार्ट ये कट कर लिया, ये ए डैश और ये बी डैश, दोनों पार्ट अपन ने कट कर लिए। अब एक पार्ट यहां अपन ने रख दिया, ठीक है, और दूसरा पार्ट अपन ने यहां रख दिया, ठीक है, दोनों पार्ट है। अब इन दोनों की साइड यहां डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं कि मैंने ये मिरर को समझाया था, मैंने समझा दिया था। ये कौन सी साइड है, आउटवर्ड है, और आउटवर्ड कौन सी साइड होती है, हमेशा कॉन्वेक्स होती है। कौन सी होती है प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और आउटवर्ड डायरेक्शन जो होती है वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स साइड होती है। और ये वाली जो साइड है वो कौन सी होती है, इनवर्ड वाली साइड होती है। अब इनवर्ड साइड को अपन क्या कहते हैं, कॉनकेव। और जिस टाइप का मिरर अपन लेंस या मिरर बनाते हैं और उसके लिए जो सरफेस हम यूज करते हैं वो उसी टाइप का कहलाता है। अब मान लो अपन आउटवर्ड सरफेस यूज में लेंगे तो ये कॉन्वेक्स बनेगा, और यदि इनवर्ड सरफेस काम में लेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा। और इसी के बेसिस पे 2 टाइप के क्या बन जाते हैं, मिरर बन जाते हैं। अब मान लो हमारे पास ये सरफेस थी और इसी के जस्ट सामने अपन ने दूसरी कटिंग सरफेस ऐसे रख दी। अब प्यारे बच्चों अंदर तो क्या हो गया, पूरा क्लोज हो गया, हमें ये यूज नहीं आ पाएगा, क्लियर है। लेकिन इसकी सरफेस बाहर से यूज अपन कौन सी कर रहे हैं, बाहर वाली कर रहे हैं, यानी आउटवर्ड सरफेस यूज कर रहे हैं। और आउटवर्ड सरफेस कौन सी होती है, कॉन्वेक्स सरफेस। तो इस तरीके से जो सरफेस बनने वाली होती है और इन दोनों को ज्वाइनिंग करने वाली क्रॉस सेक्शन लाइन अपन ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो ऐसा बनने वाला जो लेंस है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। पता चल गया होगा आपको इसको कॉन्वेक्स लेंस क्यों बोला, क्योंकि इसकी दोनों साइड, ये वाली और ये वाली दोनों कर्व सरफेसेस में हम आउटवर्ड सरफेस ही यूज कर रहे हैं जो कॉन्वेक्स कहलाती है। तो इससे बनने वाला जो लेंस है वो भी क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये यहाँ क्या हो गया, ये अपने स्फीयर का सेंटर है और ये स्फीयर की क्या है, रेडियस है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसका जो सेंटर है, इस सरफेस के लिए भी क्या बनेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, और इस सरफेस के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो इसका मतलब लेंस में दोनों सरफेसेस के लिए 2 ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, 2 ही क्या होंगे, फोकस बनेंगे। तो इस सरफेस के लिए, और ये इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा दोनों का। इन दोनों मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको समझते हैं अच्छे से कि इसके अंदर 2 क्या है, अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये अपनी इनके मिड पॉइंट से, जो अपन ने मिरर में पोल माने थे, उनसे पास होने वाली लाइन को अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो क्रॉस सेक्शन वाली लाइन है, ये वाली और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस, इन दोनों में क्रॉस करने वाली लाइन, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अब इसके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, उससे पहले समझ लेते हैं। अब ये मान लो ये एक सरफेस थी अपनी और ये एक स्फीयर का पार्ट है। तो स्फीयर का पार्ट है, इसका मतलब यहाँ इसका सेंटर रहेगा कोई, और ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस। इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं F। अब इसी सरफेस के लिए भी अपन को क्या क्या बनाना पड़ेगा, एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एक सेंटर यहाँ हो जाएगा और एक फोकस क्या हो जाएगा, ये। अब दोनों सेम हो गए तो डिफरेंस करने के लिए अपन इसको क्या कर देते हैं, 2F कर देते हैं, इसको कर देते हैं 2C। ठीक, क्लियर है प्यारे बच्चों। इसका मतलब लेंसेज में क्या होते हैं, 2 ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, फोकस होते हैं। इस सरफेस के लिए इधर बनेगा और इस सरफेस के लिए इधर बनेगा। क्लियर प्यारे बच्चों। अब इसको जो अपन ने इमेजिन किया है स्फीयर का, उसको हटा देते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों। अब हमारे पास क्या आ गए हैं, 2 ही सेंटर आ गए हैं और 2 ही क्या आ गए, फोकस आ गए। क्लियर है। इस तरीके से बनने वाला क्या कहलाता है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे पास कितने लेंस हैं, 2 टाइप के लेंस हैं। तो टाइप्स ऑफ लेंस अपन पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 टाइप के लेंस हैं।
कितने टाइप के लेंस है? फर्स्ट अपन ने एक्सप्लेन कर लिया। अब इसकी डेफिनेशन देते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस को मान लो पहचानना है तो हम कैसे पहचानें? तो वो लेंस, दोज lenses which are thicker at center, यानी सेंटर के ऊपर क्या हो? थिकर हो, एंड थिनर एट एजेज, यानी किनारों पे पतला हो और सेंटर पे क्या हो? थिकर हो। यानी सेंटर पे थोड़ा देखो साइज वाइडर है ज्यादा, और एजेस पे क्या है? थोड़ा सा पतला है, थिनर है। तो ऐसे को अपन क्या कह सकते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी प्यारे भाई। ये पहचान है, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करने का तरीका यही है कि हम इसको छू के देखेंगे तो सेंटर पे थोड़ा क्या देखेगा? थिकर नजर आएगा, और एजेस पे क्या नजर आएगा? थोड़ा सा थिनर नजर आएगा। इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब अपना दूसरा टाइप क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस अपन ने समझ लिया। दूसरा अपना आ जाएगा कॉनकेव। अब कॉनकेव बनाने के लिए अपन को वही सरफेस लेनी है एक, और अपन ने आउटवर्ड वाला तो यूज कर लिया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? इनवर्ड वाली डायरेक्शन को यूज करने के लिए। अब दोनों जो टुकड़े अपन ने काटे थे उनको उल्टा करके ऐसे कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से अपन ने इसको क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, और ये दोनों सरफेस अपनी जुड़ गई। अब प्यारे बच्चों, ये जोड़ने का क्रॉस सेक्शन लाइन है अपन ने ये बना दी है, ये इसकी क्रॉस सेक्शन लाइन होगी, और ये जो इनके मिड पॉइंट थे इनसे पास होने वाली लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। और ये क्या बन जाएगा? इसका ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा। अभी इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये भी अपन एक्सप्लेन करेंगे अभी कि ऑप्टिकल सेंटर के बारे में, और इसको किससे डिनोट करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? अब ये सरफेस कौन सी है? इनवर्ड सरफेस। इधर भी कौन सी सरफेस है? इनवर्ड। और इनवर्ड सरफेस जब हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस बनेगा प्यारे बच्चों? कॉनकेव लेंस ही बनेगा। क्या बनेगा? कॉनकेव लेंस बनेगा। क्लियर है? अब वही सेम तरीका इसके लिए, इसका भी एक सेंटर इधर होगा, इस सरफेस के लिए इसका सेंटर इधर हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? फोकस। फिर इस सरफेस के लिए इसका फोकस ये बन गया, और इसका सेंटर ये होगा, ये 2C हो गया, ये 2F हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यदि हम इसको टच करके, फील करके इसको पहचानना चाहें कि ये कौन सा लेंस, हमें नहीं पता, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि दोज lenses which are thinner at center, यानी सेंटर पे क्या है? थिनर है, एंड थिकर एट एजेज। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी एजेज यानी किनारों पे क्या हो जाए? थिकर हो जाए, बड़ा हो जाए, देखो यहां साइज इतनी है, और सेंटर में क्या हो जाए? थोड़ा छोटा हो जाए, थिनर हो जाए। तो ऐसे लेंस को अपन क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ये इसको पहचानने का तरीका है। क्लियर है प्यारे बच्चों? दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। दोनों लेंसेज के टाइप अपन ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन ले लिया है, दोनों का फॉर्मेशन बता दिया, दोनों के सेंटर के बारे में, दोनों के फोकस के बारे में। अब ये दोनों डायग्राम अच्छे से अपन रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, इनको टच करके, फील करके। दोनों की डेफिनेशन अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, और जो लेंस की डेफिनेशन है इसके बीच में जो अपन ने एनक्लोज किया मीडियम, वो पूरा का पूरा क्या है? ट्रांसपेरेंट है। क्लियर प्यारे बच्चों? अब बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। किसकी बात करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर की। कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है लेंस के अंदर, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के अंदर ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर से यदि कोई लाइन पास हो रही है, यानी कोई रे पास हो रही है, जैसे मान लो ये रे पास हुई, तो ये हमेशा बिना डेविएट हुए निकलेगी, बिना बैंड होके निकलेगी, एकदम स्ट्रेट जाएगी। यहां रिफ्लेक्शन जो है वो एकदम 0% रहेगा। क्लियर है? रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो वो सेम एक ही पाथ पे निकलती है। रिफ्लेक्शन यहाँ क्रॉस सेक्शन की वजह से यहाँ 2 बार होगा, तो एक बार नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जब दूसरी सरफेस से वो गुजरेगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। इस वजह से ये दोनों जब इमरजेंट और इंसिडेंट रे को देखते हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चों? वो एक ही जगह पे मिलेंगे। अब जैसे इसको समझते हैं, मान लो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस अपन ने ले लिया ये, और ये इससे क्या हो गया? इससे लाइन पास करवाई अपन ने। ठीक है? ये नॉर्मल की तरफ ये करेगा आई एंगल। अब ये क्या है? ऊपर ग्लास है, और ग्लास में होने की वजह से देखो ये यहां अपन क्या करते हैं? नॉर्मल बना लेते हैं ऐसे, ये एंगल आई हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस तरीके से। अब जैसे ये ओरिजिनल लाइन थी अपनी, इसके अंदर से पास हो गया, अब ये यहाँ मीडियम चेंज हो गया, तो ये थोड़ी सी क्या हो, ये ग्लास है तो इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगी।
क्लियर है प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, सेम सरफेस इसी के पास रखते हैं, दूसरी वाली इसके कांटेक्ट में लाके रखते हैं, टच करके यानी बिना गैप के, और दूसरी सरफेस अपन ने ऐसे रख दी। अब ये जो लाइट रे है ये क्या इंसिडेंट का काम करेगी और ये यहाँ रिफ्लेक्टेड हो जाए, तो दोबारा जब ये पास होगी तो ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम होके ऐसे निकलेगी इससे। अब इन दोनों को अपन चेक करते हैं तो ये हमें ऐसे स्ट्रेट ही नजर आती है। तो दोनों सरफेस की वजह से दो बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों एक ही लाइन में नजर आती है, एक ही क्रॉस सेक्शन में नजर आती है। इसलिए ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से कोई भी लाइट रे, चाहे वो कौन सा हो, कॉनकेव में देख लो, इसमें से रे पास होगी तो ये भी ऐसे ही जाएगी बिना बेंट हुए, इधर से भी जाएगी तो भी सीधी स्ट्रेट निकलेगी बिना बेंट हुए। और इसी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन के अंदर कि किस तरीके से वो रिलीज होकर निकलती है। क्लियर प्यारे बच्चों, तो अपन ने आज टाइप ऑफ लेंसेज पढ़ लिए, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में पढ़ लिया, दोनों के डायग्राम समझ लिए, दोनों की डेफिनेशन समझ ली, दोनों को रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए। क्लियर प्यारे बच्चों, अब जो आएगा हमारा टॉपिक अगला क्या आएगा, अगला टॉपिक हमारा आएगा कि लेंस के जरिए हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कौन सा लेंस रियल इमेज बनाता है, कौन सा लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज बनाता तो है तो वो हर एक लोकेशन के लिए वर्चुअल इमेज बनाएगा या एक के लिए रियल बनाएगा या दूसरे के लिए वर्चुअल बनाएगा। हर एक पॉइंट जो है हम हर एक तरीके से डिस्कस करेंगे विद रे डायग्राम, रे डायग्राम बना के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी आपको एक डाउटफुल पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों, तो आज के लिए अपन इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो है अपन सारे टॉपिक जो है इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज, दोनों लेंसेज के जरिए अपन पढ़ेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों, और यदि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, टॉपिक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नए आने वाले अपलोडेड वीडियो को भी आप कंटिन्यू देखें ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट आपको ना हो। क्लियर प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।